ओके। ऑल आर स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हमारी जनरल डिस्कशन है। आई नो आप लोग ऑनलाइन वेबिनार्स और सेशंस फिजिकल ले लेके टायर्ड हो गए होंगे स्लाइड्स, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आज हम लोग थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द रियलिटी ऑफ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और HND डिग्रीज। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं जो HND की डिग्रीज हो रही हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है। तो पहले ये होता था कि DND कर अपने से कोई डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अच्छा, आप लोग माइक ऑन भी कर मैम कर लिए। DND की है। जी जी। 5 years अच्छे से। फ्रॉम UMT। और अब वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो डिग्री अब होती है। नहीं, अब तो नहीं होती। अब ओके। तो 4 years का प्रोग्राम जो है वो वैलिड है। हाँ जी, HND का। ओके। अच्छा, अब ऐसा है कि जो हमसे पहले जो है वो HND की डिग्री नहीं होती थी, पहले होती थी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की डिग्री, ठीक है। जिसके बहुत सारे टर्म्स हैं, FSN और भी इसको बहुत कहते हैं। वो डाइटिशियंस नहीं थे, वो न्यूट्रिशनिस्ट थे। और वो डील करते थे सिर्फ ये जो जिम वाले आपके क्लाइंट्स होते हैं या हेल्दी रहने के लिए जो ट्रेनर्स होते हैं, उनको डील करते थे। जो ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स की डिग्री है वो अब आई है, ठीक है। तो HND हो रहा है, FST हो रहा है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी। पहले DNT होता था, डॉक्टर, वो थोड़ा टाइम के लिए रही है, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, वो कुछ यूनिवर्सिटीज करवाती थी। उसमें से सिर्फ मुझे एक UOL का पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वो करवाती थी। तो ऐसा है कि जो जिन्होंने फूड साइंस पढ़ी होती है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन पढ़ी होती है, उनको थेराप्यूटिक डिजीजेस को डील करना नहीं आता। उनको जो डिजीजेस होती हैं उनको उनकी डाइट प्लानिंग नहीं आती, क्योंकि जो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन वाले लोग होते हैं वो अपने डिग्री के लास्ट पर इंटर्नशिप नहीं करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो हम इंटर्नशिप करते हैं 2 to 3 months की, ठीक है। हम जाके हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, ठीक है। एक तो पहले ये डिफरेंस आ जाता है, जो फूड साइंस जिन्होंने किया होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो आपकी हेल्थ को डील कर रहे हैं, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को डील कर रहे हैं। लेकिन हम एज अ डाइटिशियन हम जो है वो थेराप्यूटिक डिजीजेस को भी डील कर रहे होते हैं वार्ड्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो FST है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका क्या रोल होता है? एनीवन जो यहाँ पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा हो? मैम उनका इंडस्ट्रियल साइड पे ज्यादा वो होता है। एग्जैक्टली स्कोप जितनी प्रैक्टिस आपकी का। फूड प्रोडक्ट्स बनती हैं, क्या आपको लगता है कि वो जी लोग डाइट एग्री है। प्लान दे सकते हैं? मैम मेरे ख्याल से तो इनका इंडस्ट्रियल साइड पे ज्यादा स्कोप होता है। उन्होंने डाइट कभी डाइट प्लान प्लानिंग पढ़ी नहीं। डिपेंड करता है। आई एग्जैक्टली। डोंट थिंक सो कि डाइट प्लान दे सकते। एग्जैक्टली वो डाइट प्लान नहीं देते हैं, उनका इंडस्ट्रीज की तरफ रोल होता है। वो प्रिजर्वेटिव्स, वो केमिकल्स, वो ये सीखते हैं कि उन्होंने फूड प्रोडक्ट बनानी कैसे है, ठीक है। तो वो जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो डाइट प्लान नहीं देते। अब होता ये है कि हमने इन सारी फील्ड्स का ना मिक्सचर कर दिया मार्केट के अंदर। अब जिसने FST की है वो HND की 2-3 इंटर्नशिप्स लेकर वो डाइट प्लान देना स्टार्ट कर देता है। जिसने HND दिया है वो कोई 1 महीने की जाके नेस्ले में या किसी भी फूड इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करता है और वहां पर काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी ही फील्ड में रहें, ठीक है। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं, FST में BS करेंगे, बाद में MS जाके HND में करेंगे, HND BS में करके बाद में MS जाके वो FST में करते हैं। आप क्यों अपनी फील्ड चेंज करें? आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स आती है ना वो उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी जितनी ज्यादा हायर डिग्रीज होती है। आप अपनी एक ही फील्ड के अंदर रह के उसी के अंदर MS करें, उसी के अंदर PhD करें, उसी के अंदर डिप्लोमास करें। आपको एक्स्ट्रा इतनी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे, ठीक है। तो ये एक सजेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आता है कि हमारा BS हो गया है HND में, अब क्या हम MS हम किसी और फील्ड में कर लें, पब्लिक हेल्थ में, इधर उधर। तो जब आपको आपकी कोई HND की ऐसी जॉब आएगी जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको MS चाहिए होगा, फिर आप क्या करोगे? आपका तो MS ह्यूमन न्यूट्रिशन में नहीं होगा। उनको अलाउ ही क्यों है HND में एमफिल करने के? गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। थोड़ा यूनिवर्सिटीज की साइड पे भी हम आ जाते हैं कि बच्चों के एडमिशन ज्यादा हो, वो फील्ड को उन्होंने मिक्स किया हुआ है। पहले तो हमारी ये जरूरत है कि हम फील्ड को सेपरेट करें, ठीक है। फिर आ जाता है कि जो हमारे ऑनलाइन डाइटिशियंस बन के बैठे हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास डिग्री नहीं है। आप लोगों ने जो जो सेशन ज्वाइन किया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कभी भी किसी के कोई भी सेशन अटेंड करते हो, किसी की कोई बात सुनते हो, अगर वो गलत कर रहा है आप उनसे उनकी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट मांगो। आप उनसे कहें कि हमें अपनी डिग्री दिखाएं कि आपने 4 साल की डिग्री ली है या नहीं,
ठीक है। जब भी आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना होता है, आप उनसे डिग्री की डिमांड किया करो, क्योंकि हर किसी के पास जो पैसा है वो फजूल नहीं आया होता। ठीक है। ऑनलाइन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके जो स्टूडेंट्स हैं, और मुझे इतना दुख होता है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो काम करना स्टार्ट कर देते हैं डिग्री के दौरान। उनके आप ऑनलाइन पेजेस देखोगे इंस्टाग्राम पर, वो डाइट सेल कर रहे होते हैं। इवन के हम सीनियर डाइटिशियंस होके हमें भी अभी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाएगा तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने इसको क्या प्लान देना है, क्या इसको डाइट देनी है, और वो उस चीज को डील कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आप किसी भी किस्म के स्कैम से बचा करें। ठीक है। आप उनसे प्रूफ मांगा करें कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपकी डिग्री हुई है या नहीं। ठीक है। एंड दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको एचएनडी की डिग्री करने के बाद एक कोई आरडी का टेस्ट भी देना होता है। किस किस ने ये सुना है? आरडी का टेस्ट, रजिस्टर्ड डाइटिशियन का टेस्ट देना होता है। इसने सुनी है ये बात? यस मैम, मैंने सुना है। यस मैम, ऐसे ही है। लेकिन अब आरटी का एग्जाम जो है ये कोई मतलब जरूरी नहीं होता कि ये देना ही हो, क्योंकि जिसने 5 इयर्स का प्रोग्राम किया है तो वो ये थेराप्यूटिक प्लान्स वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम्म। पहले ज्यादा नेसेसरी था, लेकिन अब नहीं है ये इतना नेसेसरी। हम्म। अच्छा, क्या आप लोगों के कोई कांटेक्ट में ऐसा है जिसने आरडी का एग्जाम दिया हो? अच्छा बच्चों, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में न्यूट्रिशन की अपनी कोई काउंसिल ही नहीं है जो न्यूट्रिशन के कोई लॉज बनाए, कोई गाइडलाइंस हो, कोई इनका कोर्स जो है वो ऑथेंटिक हो। तो जब पाकिस्तान में न्यूट्रिशन की कोई काउंसिल ही नहीं है तो आरडी का टेस्ट किसने ओरिजिनेट कर दिया? ठीक है। कहाँ से आ गया आरडी का टेस्ट? टेस्ट वो होता है जब आप बाहर के कंट्रीज में अप्लाई करते हो, वहां पे डाइटिशियंस की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी डॉक्टर्स की है। जो डॉक्टर्स टेस्ट देते हैं वहां पे डाइटिशियंस भी टेस्ट दे के अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, अगर उन्हें अप्लाई करो। जब पाकिस्तान में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है, तो क्या आपकी 4 साल की, अगर आप एमएस कर ले तो 6 साल की डिग्री, क्या वो इनफ नहीं है? क्या आप 4 साल की डिग्री के बाद क्लिनिक नहीं बना सकते हो? तो इस तरह की फजूल बातों में ना आया करें कि बहुत सारे मैंने देखा है लोग कहते हैं आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन है। रजिस्टर्ड डाइटिशियन का क्या मतलब? जब आपने 4 साल की लाखों करोड़ों लगा के डिग्री कर लिया, आपने 6 मंथ की इंटर्नशिप कर लिया, आपने एमएस में एडमिशन ले लिया, अब आपको किस टेस्ट की जरूरत है? ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि आप लोगों ने ये सुना होगा, अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे डाइटिशियंस अपने नाम के साथ डॉक्टर्स लगा के बैठ जाते हैं। मैम टाइम्स एक प्लेटफॉर्म है जो डाइटिशियन को टारगेट करते हैं उस स्टूडेंट को, मैं इसके बारे में बाद में बात की। क्या आपको लगता है कि हमें अपने ये नाम के साथ डॉक्टर लगाना चाहिए? क्या हमारी फील्ड में ये अलाउ है कि आज जो हम डायटेटिक्स 1 के अंदर एथिक्स पढ़ते हैं, क्या हमने वो पढ़ा है कि हम डॉक्टर्स हैं? नहीं पढ़ा ना कहीं पे। बेटा जो डॉक्टर होता है जिसकी 5 इयर्स की डिग्री होती है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर काउंसल्स हैं। उनको अलाउ है कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं, और ये जो डीएनडी था ये लोग भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते थे। लेकिन जो एचएनडी कर रहे हैं, जो ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स करते हैं, उनको अलाउ नहीं है कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि बेटा जब आप लोग अपने नाम के साथ डाइटिशियन लगाओगे तो ही लोगों को पता चलेगा कि डाइटिशियन एक अलग फील्ड है। ठीक है। आप जब तक डाइटिशियन नहीं लगाओगे, लोग आपको यही समझेंगे कि आपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया मतलब आप हमें मेडिसिन ही दोगे। जब आप अपने हॉस्पिटल्स में जब आप लोग बैठते हो और आप अपने नाम के साथ डॉक्टर और आपकी जो फ्लेक्सी तो स्टैंडी सारी पहनती है, उसके बाद उसके ऊपर आप डॉक्टर लिख देते हो ना, तो डॉक्टर जब आपके पास पेशेंट आते हैं ना, वो आपको ये कहता है सप्लीमेंट्स दो, मेडिसिन दो, चाहे वो वेट लूज के लिए वेट गेन। आपने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया, अब उसका वही माइंड कंसेप्ट है कि हमें मेडिसिन देगा, ये हमें वेट लूज की मेडिसिन देगा, ये हमें वेट गेन की मेडिसिन देगा, ये हमें पीसीओएस की मेडिकेशन देगा। ठीक है। जब आप डाइटिशियन लिखोगे अपने नाम के साथ, तब उसको पता चलेगा कि आपका कंसर्न फूड के साथ है। आपने उसको डाइट प्लान देना है, आपने सप्लीमेंट्स या मेडिसिन वहां पे सेल नहीं करनी। ठीक है। तो ये चीज भी बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है जो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे डाइटिशियंस अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लेते हैं। सिर्फ डॉक्टर किस वजह से लगा रहे हैं कि डॉक्टर का नाम सुन के हमारे पास क्लाइंट्स आ जाएंगे। लेकिन वो जो क्लाइंट्स हैं फिर वो आके क्या डिमांड करते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स दो, और वो डेफिनेटली फिर सप्लीमेंट सेल करके भी बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ये चीज गलत है। बेटा जो रिस्क होता है ना वो अल्लाह ताला ने आपके लिए फिक्स कर दिया हुआ है, आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। आप चाहे जो मर्जी कर लो, आप जितने मर्जी आप हाइड्रा फेशियल सीख लो, आप हजामा सीख लो जो हमारी फील्ड में आता भी नहीं है, आप जितना मर्जी ईमानदारी से काम नहीं करोगे ना, वो आप हराम कमा रहे हो। जो चीज आपकी फील्ड में, आप क्यों हाइड्रा फेशियल करते फिर हो जब आपकी आपने नहीं अपनी 4 साल की डिग्री में आपने कहीं पे वर्ड भी नहीं पढ़ा होगा हाइड्रा फेशियल का, और बाद में सिर्फ आप 1 महीना सीख के लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो। जब आप
आप हर्ट होते हो ना कि कोई आपकी जगह पे कोई आपका डाइट प्लान सेल कर रहा होता है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर, तो इसी तरह से फिर डर्माटोलॉजिस्ट भी हर्ट होते हैं जब आप उनकी जगह पे हाइड्रा फेशियल करते हो। फिर इसी तरह से फिजियोथेरेपिस्ट भी हर्ट होते हैं जब आप उनकी जगह पे हजामा करना शुरू कर देते हो। ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि कोई भी अपनी फील्ड में रह के काम नहीं करता। सिर्फ ये कि हम ग्रीडी हो गए, हर किसी को पैसे की पड़ी। एमबीबीएस डॉक्टर अपने पेशेंट रेफर नहीं करेगा चाहे उसको कुछ भी नहीं पता होता डाइट के बारे में। एमबीबीएस डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस करना जानते हैं और वो मेडिसिन लिखना जानते हैं। ठीक है। और अगर कोई सर्जन होगा तो वो सर्जरी करना जानता है, लेकिन उनको डाइट के बारे में कुछ नहीं पता होता कि इसको हमने क्या डाइट देनी है। इसलिए वो हर पेशेंट को कहते हैं रोटी चावल बंद कर दो, रोटी चावल बंद कर दो। सिर्फ पैसे का लालच है कि वो डाइटिशियन को अर्निंग कर रहे होते हैं रेफर पेशेंट। उनको लगता है कि हमने 5 इयर्स की डिग्री ली है, ठीक है, हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो ये लोग तो ये तो हर यूनिवर्सिटी में एचएनडी हो रहा है, ये तो वैसे ही उठ कर आ गए। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमने खुद भी अपनी वैल्यू गिराई हुई है। जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, वो डाइट देना स्टार्ट कर देते हैं। हॉस्पिटल्स में आप जाओ, वहाँ पे नर्सेज डाइट देना स्टार्ट कर देती हैं। न्यूट्रिशन के बच्चे उठ के जो है वो डाइट प्लान प्रॉपर बना बना के दे रहे हैं। तो हमने खुद अपनी वैल्यू गिराई हुई है। हम एमबीबीएस डॉक्टर के सामने जाके हॉस्पिटल के अंदर जाके इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने एक डाइट लिख के दी है, आपको उसके पीछे पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि आप किसी डॉक्टर के सामने भी एक्सप्लेन कर सको कि आपने ये क्यों लिख के दी है डाइट, क्या इसकी कंडीशन थी और आपने क्यों डाइट लिखे। हमारे बच्चों को एक चीज पता ही नहीं होता कि पीछे क्या मैकेनिज्म था, और वो डाइट लिख देते हैं। जब उनसे कोई क्वेश्चन करता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम खुद अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी खुद की फील्ड के अंदर जेलसी बहुत ज्यादा आ गई है कि हम देख ही नहीं सकते कि कोई किसी अच्छे हॉस्पिटल में बैठ के है, कोई अच्छा अपना प्लेटफॉर्म रन कर रहा है, या कोई अच्छा जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, या कोई अच्छे डाइट प्लान्स दे रहा है। जेलसी बहुत ज्यादा आ गई है। ठीक है। ये चीज आप लोग अपनी अभी से लाइफ में, नो डाउट एमबीबीएस डॉक्टर्स के अंदर भी जेलसी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी मैंने अपनी फील्ड में देखी है। वो फिर भी अगर उनके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, कोई सर्जिकल केस आता है, वो अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट करना है। हमारे अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि यार इस पर्सन ने कौन सा हमारी डाइट से मर जाना है, तो हम इसको जो भी लिख के दे देंगे तो इसे क्या ही हो जाना है। हम कभी भी अपने सीनियर के साथ उसको डिस्कस नहीं करते हैं कि अगर हम ये चीज लिख के दे रहे हैं तो क्या ये पेशेंट के लिए हार्मफुल तो नहीं होगी। हम ये चीज डिस्कस ही नहीं करते। तो ये चीज भी हमारे अंदर बहुत गैप है कि ना हम सीनियर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं और हम खुद ही से जूनियर्स डाइट प्लान लिख के दे रहे होते हैं। आपको अपने साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए सीनियर्स के। ठीक है। और अगर हम लोग जैसे यूनिटाइंस की बात की, बेटा एचएनडी में आप बहुत सारी आगे फील्ड्स में जा सकते हो। आप लेक्चरशिप की तरफ जा सकते हो यूनिवर्सिटीज के अंदर। हॉस्पिटल्स में हमारी सीट्स नहीं होती हैं। ठीक है। ऑनेस्टली बताऊं, मैं फैसलाबाद की हूँ, तो यहाँ पे सिविल एंड अलाइड दो मेन हॉस्पिटल्स हैं। कोई है यहाँ पे फैसलाबाद का? क्या कोई सिविल में डाइटिशियन बैठ रही है? कोई अलाइड के अंदर डाइटिशियन बैठ रही है? रिटायर्ड हो गई है। और अब वहां पे कोई सीट नहीं आ रही। जब तक पीपीएससी नहीं होगा वहां पे सीट नहीं आएगी। तो हॉस्पिटल के अंदर एग्जैक्टली रॉन्ग डाइट आहिस्ता आहिस्ता वो जहर बन जाती है। ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल्स के अंदर बेटा हमारी जगह भी नहीं है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, अब हॉस्पिटल में जब आप वार्ड्स में इंटर्नशिप करने जाते हो, आप वहां पर क्या देखते हो कि पेशेंट की क्या सिचुएशन होती है। उसका लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, वो मेल नरिश्ड होता है, उसको पता नहीं 10-12 डिजीजेस एक साथ होती हैं, पता नहीं उसको कितनी नालियां लगी होती हैं, पता नहीं उसको कोई 50 मेडिकेशन जा रहे होते हैं। आपने उस टाइम पे उसको क्या डाइट देनी है? ठीक है। खिचड़ी दे दो, सब्जियां दे दो, फल दे दो, ये। ठीक है। अगर किसी ने हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की होगी उसको पता होगा। अब बेटा आपका रोल आता है कि आपने प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पे जाना है। हमारा रोल ये है कि हमने डायबिटीज होने से पहले उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है। डायबिटीज हो गई है, फिर आप क्या कर सकते हो? फिर तो मेडिकेशन को यूज करा, आहिस्ता आहिस्ता जाके वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। अगर आप किसी पर्सन को डायबिटीज हो जाती है, आप उसको डाइट देते हो, आप सिर्फ ये कर सकते हो कि उसके सिम्टम्स को आप जो है ना वो स्लो डाउन कर सकते हो। लेकिन बात तो आपका काम तो ये है ना कि आप डिजीज को रोको। डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने डिजीजेस को रोकना है, आपने उसको ट्रीटमेंट से बचाना है। ठीक है। तो ये चीज है कि सबसे पहले अपने रोल को आइडेंटिफाई करो कि आपने काम क्या करना है। हम क्यों अवेयरनेस सेशंस देते हैं, हम क्यों कैंप्स लगाते हैं? हम इसलिए लगाते हैं कि लोगों को अवेयरनेस आए। लोगों को नहीं पता कि आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो डाइट की वजह से हो रही है। हमने ये चीज अवेयरनेस देनी है कि लोगों को बीमारियां ना हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि बस हमें हॉस्पिटल के अंदर सीट मिल जाए और हम वहां जाके बैठ जाएं, हमारे मंथली लाखों आते रहे और हम पेशेंट को बस प्लान, और प्लान भी किया एक जैसा प्लान, एक ही प्लान प्रिंट करवा के रखा होता है, हर किसी को हम वही बांटी जाते हैं। क्या ये आप लोगों ने एथिक्स के अंदर ये पढ़ा है? हम हमेशा बात करते हैं पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान की। ठीक है। कस्टमाइज, हालांकि हर किसी के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लिखा होगा पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान।
लेकिन आप क्या ही पर्सनलाइज डाइट प्लान देते हो, आप कुछ भी पर्सनलाइज नहीं करके देते हो, आपने एक ही प्रिंट किया होता है, आप वही सबको दे रहे हो। ठीक है, तो एथिक्स जो आप लोग पढ़ते हो उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन्वॉल्व भी करो, क्योंकि हम एज अ ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने इंसानियत को बचाना है। जो अपने साथ ईमानदार नहीं होगा वो दूसरों के साथ क्या ही ईमानदार होगा। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि जो प्लान्स दे रहे हैं, और अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने प्लान दिया, तो वो आगे से कहते हैं, इसने कौन सा फॉलो करना है, 2,000 मिल गया डेट सेट, इसने फॉलो ही नहीं करना। आप इस नियत से जब आप प्लान्स दे रहे हो तो कैसे आपके पास फिर फॉलो अप पे जो है वो पेशेंट्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन था, लॉन्ग डाइट, इतना बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, पढ़ती हूँ। मैं किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई नहीं कर रही, बिकॉज आई थिंक मेरा नॉलेज इनफ नहीं है। मेरा बैचलर पीडियाट्रिक की डाइट सप्लीमेंट्स के मतलब डिफाइन नहीं करते। पाकिस्तान में कौन से कॉलेज कम डिपेंड कर नहीं सकते, बैचलर में BS इम्पोर्टेंट पढ़नी है, इंडोरेंस स्ट्रेंथ एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इंटर्नशिप्स की तरफ भी आती हूँ, गुड। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के अंदर ना नॉलेज का गैप होता है और कॉन्फिडेंस का भी गैप होता है। अब देखो, जो आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हो ना, आप में थोड़ा सा कोर्स जो HSC का आता है या UHS का आता है, उसके साथ भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि देखो, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज के पैटर्न है ना, वो ये है कि बस स्लाइड्स पढ़ाई जाओ। क्या आप लोगों ने कभी न्यूट्रिशन की बुक्स खोल के देखी, क्रॉस की, क्लिनिकल की, एडवांस न्यूट्रिशन बुक्स? आप लोगों को ना बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है, ये चीज मैंने देखी है। आप अगर MBBS डॉक्टर्स को देखो ना, जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, वो बुक्स पढ़ते हैं। उनके यहाँ ये स्लाइड्स वगैरह का ट्रेंड नहीं है, वो बुक्स को स्टडी करते हैं। जो बेटा बुक्स का डाटा होता है ना, सबसे ज्यादा वही अथेंटिक होता है, चाहे आप गूगल की कोई भी वेबसाइट खोलो, लेकिन जो बुक्स का डाटा है वो अथेंटिक होता है। और हमारे यहाँ हमारे टीचर्स ने हमारी बुक्स पढ़ने की जो आदत है ना, वो बिल्कुल खत्म कर दी है। हमें होता है कि हमारे मिड के अंदर सिर्फ 2 PDFs होनी चाहिए, हमारे फाइनल के अंदर सिर्फ 4 होनी चाहिए, और बीच में हमें 5-6 छुट्टियां होनी चाहिए। और सेमेस्टर सिस्टम हमारा माशाल्लाह से पहले 6 महीने का होता था, वो 4 पर आ गया, 4 पे भी पता नहीं बीच में लाखों छुट्टियां आ जाती हैं, और बस इस तरह से गुजर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आपके एक सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट आया है पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन, क्या आप पूरा कंटेंट पढ़ते हो उसका? जितना उसका कंटेंट है, बच्चे के पैदा होने से लेकर 70 to 80 ईयर्स, क्या आप सारा कंटेंट पढ़ा है आप लोगों ने पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन के अंदर? आप पढ़ सकते हो 4 महीनों के अंदर? नहीं पढ़ सकते हो आप। मैम जी, मैम टीचर्स तो इवन आउटलाइन भी कवर नहीं करवाते, वो भी उनका दिल होता है कि बच्चे ही प्रेजेंटेशन दे के बस कर लें। एग्जैक्टली। बेटा, हमारे जो टीचर्स है ना, उनका मसला ये है कि उनको पता है कि हर साल बैच आना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो ही जाने हैं, वो नहीं फोकस कर रहे। आप टीचर्स की स्लाइड देखो, जो पिछले बैच को पढ़ाई होती है वही अगले बैच को। बेटा, इतनी रिसर्चेज होती हैं, इतना कुछ नया आता है, हमारे टीचर्स क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि उनको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वो इतनी यहाँ पे स्ट्रगल ही नहीं करना चाहते, उनकी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, वही स्लाइड सीनियर जूनियर तो पता नहीं कितने बैचेस गुजर जाते हैं, और वही स्लाइड्स आप पढ़ते हो, और ना ही कोर्स हमारा चेंज होता है। ना हम एनेटमी पढ़ते हैं, ना हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं, ना हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। हमें कुछ इवन के एक जब HND का स्टूडेंट जाकर इंटरव्यू देता है, उसे इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स के नाम पूछ लो, उसको नहीं पता होते। और आप यहाँ पर डाइट्स को रट्टा मारने लगते हो, PCOS में ये देना है, डायबिटीज में ये देना है। जब बेटा इंटरव्यूज होते हैं ना जॉब के, वहां पे आपसे ये नहीं पूछा जाता PCOS में क्या देना है, डायबिटीज में क्या देना है, वहां से बेसिक न्यूट्रिशन पूछी जाती है। आपको वहां पे जाके न्यूट्रिशन की डेफिनेशन नहीं आती, आपको वहां पे जाके फूड एंड डाइट के दरमियान डिफरेंस ही नहीं पता होता, आपको यही नहीं पता होता न्यूट्रिएंट्स क्या है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट्स के नाम नहीं आ रहे होते। वहां पे ये चीजें पूछी जाती हैं, वहां पे बेसिक पूछा जाता है, और बेसिक हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे टीचर्स के भी बहुत ज्यादा गैप्स आ जाते हैं। जो लोग अब बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वही समझते हैं कि इंटर्नशिप्स करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने सारा कुछ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ लेना होता है। यहाँ पे बहुत सारे 7-8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी होंगे, आप लोग उनसे पूछें उन्होंने कितनी की डिजीजेस पढ़ ली, उन्होंने क्या ही पढ़ लिया। हमारा कोर्स कंटेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। हम न्यूट्रिशन के तो कोई सब्जेक्ट्स पढ़ते ही नहीं है। हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है। मील प्लानिंग, उसमें भी हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है, लैब्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। इवन के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एक सिंपल फैट एनालाइजर भी नहीं होगा, वेट मशीन्स भी नहीं होती, हाइट भी नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे आप लोग इतने असेसमेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हो, नी हाइट, टाइम स्पेयर, चेयर पे बैठे हुए हाइट चेक करनी है, अगर बेड पे लेटा है वो उसकी हाइट चेक करनी है, कहाँ है वो सारे इंस्ट्रूमेंट? किसी की यूनिवर्सिटी में वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं? नहीं है। तो हम खुद अपने डिपार्टमेंट को ग्रो नहीं करना चाहते, हम खुद जो एडवांस चीजें उनको यूज नहीं करना चाहते। इवन कि आप हॉस्पिटल में चले जाओ, वार्ड्स के अंदर
कौन चेक करता है नी हाइट? कहाँ है इंस्ट्रूमेंट्स? वेट तक तो उनका आप लोग मेजर नहीं करते हो, हाइट तक आप उनकी लेते ही नहीं हो। क्या कह देते हो, वो तो बेड रिडन है, वो तो होश में ही नहीं है। तो क्या जो हमने क्या वो असेसमेंट के टूल्स नहीं पढ़े कि अगर पर्सन अनकॉन्शियस हो, बेड रिडन, तो हमने उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करें? अब ये तो हॉस्पिटल के ऊपर है ना कि वो सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करें, और जो वहां पे डाइटिशियंस जाके बैठ जाती हैं वो भी कुछ अपने लिए स्टेप्स नहीं लेती हैं। तो बहुत सारे हमारी फील्ड के अंदर गैप्स हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ जॉब्स की भी कमी है, क्योंकि हम डाइट को उतना समझते ही नहीं है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो आपके हर हॉस्पिटल के अंदर किचन होना चाहिए, जहाँ पे आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मील प्रॉपर तैयार हो। सिर्फ फैसलाबाद के अंदर एक हॉस्पिटल है, अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहाँ पे प्रॉपर किचन है और जहाँ पे मील प्रिपेयर होता है फॉर द पेशेंट्स। ठीक है। बाकी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वो कहते हैं कि हमारे लिए अवेलेबल ही यहाँ पे सिर्फ नान चने, डब्बे का जूस एंड चाय बिस्किट है, हम इसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। आप उनको क्या डाइट सजेस्ट करके आओगे वहां पे? यहाँ पे आप लोग इतने फैंसी डाइट प्लान बनाते हो, एवोकाडो, स्टीम चिकन, फिश, पता नहीं क्या क्या बच्चों ने लिखा होता है। क्या आप वहां पे जाकर उन पेशेंट को दे सकते हो? क्योंकि आपका वहां पे रोल ही नहीं है। आपका रोल था प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज होने से पहले आपने प्रिवेंट करना था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सप्लीमेंटल कंपनीज की बात थी जो बीच में रह गई, होता ये है कि जब आप ग्रेजुएट होके निकलते हो ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। या तो आप लेक्चरशिप की तरफ चले जाओ, या आप अपना क्लिनिक बना लो, अपना सेटअप बना लो, या आप किसी हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या कोई ट्रस्ट वगैरह होते हैं, वहां पे बैठ जाओ। उसके अलावा अब एक ऑप्शन आपके पास आता है सप्लीमेंटल कंपनीज। अब सप्लीमेंटल कंपनीज के साथ जब आप काम करते हो, उनका काम ये होता है कि जो हॉस्पिटल में आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप उनको हमारे जो है वो सप्लीमेंट्स कर दो सेल, तो आधा शेयर आप रख लेना, आधा आप रख लेना। अब यहाँ पे डाइटिशियंस क्या करते हैं कि वो पैसे का लालच होता है, किसी पर्सन को सप्लीमेंट की जरूरत भी नहीं है, वो फिर भी सप्लीमेंट सेल करते हैं। इवन के जो हमने अपनी डाइटरी गाइडलाइंस में पढ़ा है वो ये है कि अगर एक पर्सन ओवर वेट कैटेगरी में आ रहा है, आप उसको सप्लीमेंट्स नहीं रिकमेंड करते हो, क्योंकि उसका जो है वो हो सकती है, उसका वेट कंट्रोल हो सकता है। अगर एक ओबीज है देन आप उसको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करो। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बस वो एक पैसे का है कि बस कंपनी ने सप्लीमेंट्स दिए हुए, अब वो सेल करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है। एक तो ये इनका रोल है, और दूसरा जो टाइम्स वाली आपने बात की ना, टाइम्स वाले क्या करते हैं जी, उनका ये होता है कि एक तो इनके सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, 7-7 हजार से तो इनका सप्लीमेंट एक स्टार्ट होता है। इनका ये काम होता है कि इनके दो तीन काम है। एक तो इनका ये काम है कि जो मैंने शेयर बेसिस वाला बताया वो, दूसरा ये कि ये अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ अटैच करते हैं। ठीक है। और उनकी जो है वो आप कर लो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि जी हमने जो हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट देते हैं, हम तो डायबिटीज को भी रिवर्स कर चुके हैं, हम तो ये भी कर चुके हैं, हम वो भी कर चुके हैं। ठीक है। और वो फिर स्टूडेंट्स के थ्रू टाइम्स की प्रमोशन करवाते हैं, वो कहते हैं कि अपनी फैमिली में सप्लीमेंट्स लो, इनके रिजल्ट्स देखो, और इस तरह का इनका काम होता है। दूसरा इनका ये काम होता है कि ये किसी डाइटिशियन को क्लिनिक खोल के देते हैं। ठीक है। वो वहां पे बैठती है, ये उनको जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहां से पेशेंट को लेकर आते हैं, और इनका डाइटरी काउंसलिंग के ऊपर इनका कोई वो नहीं होता फोकस, इन्होंने बस सप्लीमेंट सेल करना है। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो मेडिसिन और सप्लीमेंट्स तो माशाल्लाह पेशेंट ऐसे खाता है, उसके पास दो वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं होगा, लेकिन वो मेडिसिन जरूर लेगा। और वो सप्लीमेंट्स लेते हैं पेशेंट, क्योंकि वो बैकवर्ड एरियाज के होते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होती। ठीक है। और वो सप्लीमेंट्स लेते हैं और वो खाते हैं, वो सप्लीमेंट्स बनाते हैं और टीचिंग भी करते हैं, दैट्स हाउ टू मेक सप्लीमेंट। ये चीज सही है। सप्लीमेंट जो बनाते हैं ना, जैसे मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमएस कर रही हूँ, तो वहां पर ये होता है कि वहां पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाई जाती है। ठीक है। कि आपने प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है। ठीक है। तो ये चीज अच्छी है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और आपने उसके ट्रायल्स प्रॉपर लगाए हैं, अगर वो हेल्दी आपको उसके आउटकम्स आए हैं, तो आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन अब ये डाइटिशियंस क्या कर रहे हैं कि ये हर्बलिस्ट बन गए, ये फक्कियां सेल करना इन्होंने शुरू कर दिए। ठीक है। अब जितनी भी हर्ब्स होती है ना बेटा, वो आपको तब ही अफेक्ट करेंगे जब आप साथ में डाइट करोगे। अब आपने एक चीज, आपने बर्गर शवारमे खा खा के अपने अंदर फैट इतना एक्यूमुलेट कर लिया, क्या आपको लगता है कि वो किसी पक्के के साथ बर्न हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की भी एक बात है कि जो चीज आपने डाइट से बढ़ाई है, आप डाइट करोगे तो वो ठीक होगी। तो जितनी भी आप फक्कियां यूज कर लो, जितने भी आप सप्लीमेंट यूज करो, वो जस्ट आपको जो है वो टेम्परेरी तौर पे आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बूस्ट कर देंगे। बिल्कुल फैट तो बंद नहीं ना, आपके कट तो नहीं ना कर देंगे अंदर बॉडी से। ठीक है। तो कॉमन सेंस, आपने 4 साल की डिग्री क्यों ली है? आप एजुकेटेड हो, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि कॉमन सेंस की बात है कि जो आपके ओबेसिटी की जितनी फकियां फैट बर्नर्स आते हैं वो नहीं काम करेंगे। ठीक है। अच्छा। अच्छा।
इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात आ जाती है। अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात आ जाती है, वहां पर एक तो ये चीज है कि जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो उसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट मंगवानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन इंटर्नशिप्स का फायदा नहीं होता, फिजिकल इंटर्नशिप्स का फायदा होता है। बेटा, दोनों इंटर्नशिप्स का फायदा होता है। अब होता ये कि अगर तो आप पहले 4 सेमेस्टर्स के अंदर हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ऑनलाइन करो, क्योंकि तब आपने कुछ नहीं पढ़ा होता यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि आपने फिजिकल जाके पेशेंट को कैसे डील करना है, ठीक है। उस टाइम पे आप ऑनलाइन करो। लेकिन जब आप 5th 6th 7th 8th सेमेस्टर में आ जाते हो, फिर मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप फिजिकल इंटर्नशिप करो, क्योंकि तब तक आपको बहुत सारा नॉलेज आ चुका होता है डिजीजेस के बारे में। तब आपके लिए बेटर है कि आप जाके वार्ड में केस स्टडीज लो। अब होता ये है कि फिजिकल इंटर्नशिप करने बच्चे जाते हैं, और 90% मैंने स्टूडेंट्स का ये सुना है कि हमें डाइटिशियंस कुछ सिखाती नहीं। अब होता ये है कि बच्चे जाते हैं हॉस्पिटल का नाम सुन के, वो डाइटिशियन का नाम सुन के नहीं जाते हैं, वो हॉस्पिटल का नाम सुन के जाते हैं कि अच्छा ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसका सर्टिफिकेट वैलिड है, ये हमारी सीवी को अच्छा रखेगा। बेटा, सीवी में आपके सर्टिफिकेट्स वो देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपका नॉलेज देखेंगे। वो आपसे पूछेंगे, जब आपने एक सीवी के अंदर मेंशन किया होगा कि मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर काम किया और मैंने ये वार्ड्स के अंदर काम किए, वो ये पूछेंगे कि इस वार्ड में आपने कौन से पेशेंट डील किए, क्या वो पेशेंट आपके डाइट प्लान से ठीक हुए या नहीं ठीक हुए, क्या उन पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स थे, आपने कैसी उनकी डाइट मॉडिफिकेशन की। और वहां पे जाके आपने एक भी पेशेंट डील नहीं किया होता, फिर वहां पे आप इंटरव्यू के अंदर मुंह देख रहे होते हैं बट, ठीक है। तो फिजिकल इंटर्नशिप्स में ये होता है कि डाइटिशियन खुद वार्ड्स के अंदर नहीं जाती है, आपने खुद जाना होता है और आपने केस स्टडी लेनी होती है। और सबसे बड़ा वहां पे गैप ये होता है कि आपको वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर की राइटिंग की समझ में नहीं आ रही होती कि उसने लिखा क्या है। किसी के साथ ये इशू हुआ है, किसी ने फिजिकल इंटर्नशिप की है? यस मैम, इवन के जो डाइटिशियंस है ना, वो नर्सिस के रैमो करम पे छोड़ देती हैं कि ये नर्सिस हैं, ये आपको गाइड कर देंगी, ये वो खुद तो कुछ बताती नहीं है डाइटिशियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। यहाँ से ही हमारी वैल्यूज इतनी कम हुई है कि जो डाइटिशियंस अगर बैठी भी हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो भी जाके वार्ड्स के राउंड नहीं कर रही, वो भी जाके पेशेंट को काउंसिल नहीं कर रही है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। एग्जैक्टली, जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो कभी ये नहीं लिखेगा इस पर्सन को डायबिटीज है, इस पर्सन को हाइपरटेंशन है, वो लिखता है डीएम है, एचटीएन है, यूजीआई भी है, और हमने एब्रिविएशंस कभी पढ़ी ही नहीं होती। राइटिंग की बिल्कुल समझ नहीं आती, आनी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो भाई दिन के लाख पेशेंट देख रहे हैं, आप सिर्फ एक दो देखने जाते हो वार्ड में, उन्होंने लाख पेशेंट देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज है ना, वो ये है कि जो डाइटिशियन वहां पर बैठते हैं वो आपको गाइड करें कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये क्या है, इनका क्या मतलब है, क्या 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 चीजें आपने देखनी होती है। आपने हर चीज भी नहीं देखनी होती वहां पे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपने वहां पे देखना क्या है। और फिर वहां पे जाके पेशेंट से बच्चे सवाल करते हैं, उनको फाइल से तो उनकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि लिखा क्या है। और वो जाके फिर पेशेंट से पूछते हैं इसको क्या मसला है, आप किस मसले की वजह से हॉस्पिटल आए थे। पेशेंट इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसके पास कौन सा सिर्फ आप ही गए होते हैं, उसके पास तो 10 डॉक्टर विजिट करके सुबह से जा चुके होते हैं, ठीक है। पता नहीं कितनी दफा उसके पास नर्सेज आती हैं, ठीक है। तो वो इरिटेट हो जाता है, फिर बच्चे समझते हैं कि पेशेंट के लिए तो हम डाइट बिल्कुल डिजाइन नहीं कर सकते, पेशेंट तो रूड बिहेव करते हैं, इस तरह के इश्यूज आते हैं, ठीक है। और क्या क्या फिजिकल एंड ट्रांसफर में इश्यूज आते हैं? मैम समटाइम ये भी होता है कि ना आप न्यूबॉर्न के सेशन में जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं ना कि इस बच्चे को क्या इशू है, ऑक्सीजन का मसला हो रहा है या कोई और, ठीक है। और इसके लिए कुछ तो वो भी नहीं बताते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है आप देख लें, बताते हैं, वेट करें, वेट करवाते रहते हैं, लेकिन कुछ बताते नहीं। हम्म, एग्जैक्टली। यस मैम, उनका डॉक्टर्स का बिहेवियर जो है वो बहुत बुरा होता है। और हम्म नर्सिस का दिल होता है कि बस ये इंटर्न्स आ गए हैं, हमारे काम भी यही करें और अपने काम भी यही करें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब आप फिजिकल इंटर्नशिप करने जाते हो, आपको वहां पे बहुत सारे गैप्स मिलते हैं। इसलिए फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स के अंदर आप लोग फिजिकल इंटर्नशिप करने ना जाया करो, क्योंकि आपके पास जीरो एक्सपोजर होता है और आपको किसी ने नहीं सिखाना, आप खुद सीख के जाओगे। और आपको पता है कि जब मैं इंटर्नशिप करती थी ना, तब मैं भी बॉडी स्टार्ट होती थी कि ये क्या है, एमबीबीएस डॉक्टर तो हमें बिल्कुल वो नहीं दे रहा, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, अच्छा बताते हैं ये, आप लोग थोड़ी देर बाद आ जाना, आप लोग कल आ जाना, अभी हम काम कर रहे हैं, हमने मेडिकेशन लिख के देनी है, ये इस तरह के इश्यूज आते हैं। फिर हम क्या करते थे कि हम सिर्फ वहां से डॉक्टर जो पेशेंट होता था उससे पूछा देते कि क्या क्या इसको सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके डिजीज पढ़ाते थे, हम खुद आकर गूगल से सर्च करते थे कि इसमें क्या क्या देते हैं। नर्सिस के नखरे, नर्सिस के तो बेटा डॉक्टर से भी ज्यादा नखरे हैं, तो वो तो आपको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं ना समझे, वो तो डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं समझती हैं, क्योंकि नर्सिस का काम बहुत ज्यादा होता है, हर टाइम वो फाइल्स देखनी, ठीक है, उनके यूरिन बैग्स, उनकी ट्यूब फीडिंग, हर चीज वो देख रही होती है।
सलाम का जवाब भी नहीं देती। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि जो डाइटिशियंस वहां पे बैठी होती हैं उनको भी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही होती, और इंटर्निस जो है वो बस हॉस्पिटल का नाम देख के चले जाते हैं या डाइटिशियन का नाम देख के चले जाते हैं। और फिर जब वो वार्ड में जाते हैं, जो वो एक अपना ड्रीम लेके गए होते हैं ना कि हम तो जाके भाई पेशेंट से बात करेंगे, उससे उनका 20, अच्छा आप लोगों ने ना डाइट प्लान को बहुत आइडलाइज भी किया होता है। 24 और रिकॉल लेना है तो बस हर पेशेंट का लेना है, बीएमआई निकालना है तो हर पेशेंट का निकालना है। क्या आपको वार्ड में जाके ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता? थ्योरेटिकल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ तो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वहां पे तो उनका 24 और रिकॉल तो कुछ होता ही नहीं है, चाय बिस्किट के अलावा, या एक दो फल खा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज भी है कि जो आप लोगों ने एक फैंटेसी बनाई होती है ना डाइट प्लान की, उससे भी निकल के वो वैसे ही आप लोगों को रियलिटी नजर आ जाती है जब आप वार्ड्स में जाते हो। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप जो थ्योरी में आप लोग प्लान्स बनाते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, 2-2 घंटे लगाते हो आप, प्रॉपर उसकी हिस्ट्री को 10 दफा पढ़ोगे, अच्छा एज दी हुई है, वेट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, बीएमआई निकालोगे, आईबीडब्ल्यू निकालोगे, कैलोरीज की इतनी बड़ी हैरिस की इक्वेशन लगा के आप लोग निकालते हो। उसके बाद आप सैंपल भी उसका बनाते हो पूरा, किसको कितने जो है वो कार्ब्स की सर्विंग जानी है, कितनी प्रोटीन की जानी है। फिर आप डाइट प्लान में भी 10,000 दफा सोचते हो कि अच्छा इस टाइम पे ये दे दिया, इस टाइम पे पूरी पूरी सर्विंग्स करते रह जाते हो, फिर भी आपके डाइट प्लान में सर्विंग्स नहीं पूरी हो रही होती कार्ब्स में। और जब आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो तब क्या होता है? कौन सी कैलकुलेशंस होती हैं तब? पेशेंट के साथ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी इशू आ रहा होता है। और समटाइम ये होता है कि वो आपको डॉक्टर ही समझ रहे होते हैं, वो आपको कहते हैं ये मेडिसिन हमारे यहाँ साइन भी कर दो, ये मेडिसिन को भी बता दो, आपको वो भी चीज नहीं पता होती। ठीक है, अच्छा, किसी ने ऐसे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की हो जो आप लोगों ने एक प्रॉपर क्विक कैलोरिक मेथड यूज होता है, एग्जैक्टली और अगर आप किसी ने अगर सिविल हॉस्पिटल में किया, उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट रखी हुई है कि 25 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है वेट को, चाहे वो अंडर वेट है, ओवर वेट है, ओबीज है। हॉस्पिटल में ऐसा ओवर वेट और ओबीज पेशेंट नहीं होते, अंडर वेट ही होते हैं। बस उन्होंने एक 25 फिक्स किया हुआ है कि इसके साथ ही वेट को मल्टीप्लाई करना है तो कैलोरीज आ जाएंगे। ठीक है, इट्स अ क्विक मेथड उनके लिए। एंड यस आप लोग, मैम, मुझे जी भी ऐसी है वो क्विक मेथड यूज करते हैं 25 से मल्टीप्लाई करके तो उसका बीएमआर निकाल देते एग्जैक्टली मरीम, हमने सिविल हॉस्पिटल में की है। आप फैसलाबाद की हो ना? हैं। नहीं मैम, मैं मुजाहिद से कर रही हूँ। अच्छा, जो मुजाहिद मुजाहिद में हॉस्पिटल आपने किया है, एबेट के आपने असेसमेंट परफॉर्मेंस यूज किया, आयशा हबीब से करियो ना आप। जी मैम, वो सिविल में की नहीं है, लेकिन सिविल में वो विजिट करवाते हैं, लाइक वो कहते हैं डेली आ जाएं आप लोग और वहाँ एग्जैक्टली, मैं पे वहीं की बात पेशेंट्स। कर रही हूँ। ठीक है, 125 के साथ मछली। और आप लोगों ने स्ट्रेस फैक्टर पढ़ा होगा, कहाँ लगाते हैं हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेस फैक्टर? इवन के जो डाइट प्लान होते हैं ना वार्ड्स के अंदर, वो भी इंटर्निस दे रहे होते हैं, और माशाल्लाह से उन्होंने उनके जो एक्टिविटी फैक्टर होते हैं 1.2 1.3, बेड से वो लोग हिल नहीं सकते हैं, और उनके एक्टिविटी फैक्टर उन्होंने 1.2 1.3 1.4 तक लगाए होते हैं। उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता एक्टिविटी एंड स्ट्रेस फैक्टर के अंदर। 25 से 30 की रेंज होती है, एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो। इतना ज्यादा वार्ड्स के अंदर बुरा हाल है कि पेशेंट के साथ किस तरह से डील किया जाता है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए जो आपका रोल है ना, वो मैं ये समझती हूँ कि आपका हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है। जब पेशेंट बीमार हो गया, अब तो वो सिर्फ अपनी ये कह लो कि जो जिंदगी के जितने दिन है ना वो पूरे कर रहा होता है। वहां पे डायलिसिस पेशेंट है या क्रॉनिक है, ठीक है, अब आप उनको क्या ही ठीक कर लोगे? आप उनको डायलिसिस से हटा दोगे? नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। ठीक है, जो उनको एक दफा सीओपीडी का रिस्क हो गया है, जो उनका एक दफा पिता रिमूव हो गया या यूट्रस स्टोन्स थे, यूट्रस रिमूव हो गया, अब आप क्या ही कर सकते हैं? ठीक है, तो डाइट का रोल ये है कि आप उसको प्रिवेंट करो, प्रिवेंशन के ऊपर काम करो। जब जैसे ही सबसे पहले जो चीज आती है ना, वो ओबेसिटी है आजकल में, ओबेसिटी से ही सारे काम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, हम जस्ट मैनेज कर सकते हैं। मैम, ये जो वेबिनार अटेंड करते हैं इनके सर्टिफिकेट्स मैटर करते हैं। अच्छा, अब जो ये कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप कहीं पे सीवी देने जाते हो ना, आप एक तो ऑनलाइन सीवी देते हो, उसके साथ जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, आप उनकी पीडीएफ बना के उनको देते हो। ठीक है, ये अब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि आपने डिजिटल देनी होती है। सर्टिफिकेट्स आपके मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो देखते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट्स तब मैटर करते हैं जब नॉलेज भी है। अगर उन्होंने आपका कोई ऐसा सर्टिफिकेट देख लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेबिनार लिया हुआ स्टमक अल्सर के ऊपर, आपने अगर उन्होंने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया, आपको ना आया, तो फिर उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी उनके नजर। ठीक है, तो जो बच्चे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट्स के ऊपर फोकस करते हैं। आई नो, मैं खुद सर्टिफिकेट्स जो है वो देती हूँ, मैं खुद सेशंस करवाती हूँ, और मुझे पता होता है कि किस बच्चे ने सेशन अटेंड किया, किसने नहीं किया, लेकिन वो फिर भी आके मेरे पास क्लेम कर रहे होते हैं सर्टिफिकेट का। तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि ये सर्टिफिकेट आपका तभी वैलिड होगा जब आपने नॉलेज गेन किया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन कर लिया, उनको ना आपको ना आया, तो आपका सर्टिफिकेट फारेगा।
ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक पर्सन को इतनी सारी डिजीज होती हैं और वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनको क्या ही बताएं फिर एग्जैक्टली ठीक है। और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते उस टाइम पे। जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स होते हैं, एक तो ये आते हैं बहुत दूर दूर से, ना उनके पास किचन की अवेलेबिलिटी होती है, ना उनके पास किसी फूड की एक्सेस होती है। आप उनको क्या ही फिर रिकमेंड करते हो। मैम अथेंटिसिटी कैसे चेक करें, किस चीज की अथेंटिसिटी चेक करनी है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अथेंटिसिटी चेक करनी है, वो एक ही तरीका है कि आप उनसे ट्रांसक्रिप्ट मंगवाएं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर कोई आपका ऐसा कोई पर्सनल डाटा नहीं होता, आप उनसे कहें कि आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट सेंड करें। सर्टिफिकेशंस की ट्रांसक्रिप्ट है, जिसकी 4 साल की डिग्री है या जिसने एमएस किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, उन सब के सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि आप नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया करें। सर्टिफिकेट्स एंड पे आप लोगों के पास कोई 100 भी इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन बच्चों के पास नॉलेज की बहुत कमी होती है। ठीक है, नोट्स बनाया करें, खुद से नॉलेज गेन किया करें, जितने भी सेशंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वो अटेंड किया करें। अच्छा, मीटिंग भी एंड होने वाली है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आई थिंक सो कि मैंने जितने पॉइंट्स मेंशन किए थे पोस्टर के ऊपर सब पे ही फोकस कर लिया। मैम हम जो अपनी पाकिस्तान से बीएस की डिग्री करते हैं, हमारे पास हमारी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट होती है, इसके बिहाफ पे अगर हम अब्रॉड जा रहे हैं स्कॉलरशिप पे, तो क्या हमें अपनी पाकिस्तानी डिग्री की बिहाफ पे वहाँ पे कोई अच्छी जॉब मिल सकती है? क्या ये एक्सेप्टेबल होती है वहाँ? अच्छा, होता ये है कि वहाँ पे रजिस्टर्ड डाइटिशियन का टेस्ट होता है जो आपने क्लियर करना होता है, फिर आपको जॉब मिलती है। और जो पाकिस्तान की डिग्री होती है वो वैलिड होती है डाइटिशियन के। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो गए हैं बाहर, लेकिन ये है कि फिर वो जाके वहाँ पे 1 साल का एमएस होता है उनका, उनका 2 साल का एमएस नहीं होता, उनका 1 साल का मास्टर्स होता है। वो साथ में मास्टर्स करते हैं और साथ में वो अपने रजिस्टर्ड डाइटिशियन का जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी करते रहते हैं। वो बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, उसको आप पास करोगे तो वो आपको हॉस्पिटल में अलाउ करते हैं कि आप जॉब कर सको। बाकी जिसे मजदूरियां कहते हैं, फिर बच्चे मजदूरियां कर रहे होते हैं अपने वो स्टडी को, जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं उसको